बाजार में बिकवाली, निफ्टी लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ करीब 50 अंक फिसलकर 26,050 के नीचे हुआ बंद। बैंक निफ्टी करीब 130 अंकों की कमजोरी के साथ 60,000 के पास बंद। Q3 में मजबूत बिजनेस अपडेट से टाइटन करीब 4% भागा, रिकॉर्ड हाई पर शेयर। कंज्यूमर कारोबार में 40% की सालाना ग्रोथ। वहीं मजबूत बिजनेस अपडेट से सेंको गोल्ड 12.5% और कल्याण ज्वेलर्स करीब 4% ऊपर। आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन खरीदारी। परसिस्टेंट, एलटीआई, माइंडट्री और कोफोर्ज 2 से 4.5% चढ़े। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, विप्रो और टेक महिंद्रा में भी करीब 1% की तेजी। जेपी मॉर्गन के अपग्रेड से टाटा टेक्नोलॉजीज 5% से ज्यादा भागा, लक्ष्य 570 रुपए से बढ़ाकर किया 710 रुपए। वहीं मॉर्गन स्टैनले ने इंडियन होटल्स की रेटिंग ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की, शेयर करीब 2% नीचे। सिप्ला को यूएस एफडीए से बड़ा झटका, शेयर 4.5% गिरकर निफ्टी का टॉप लूजर। यूरोपियन सब्सिडरी को यूएस एफडीए से फॉर्म 483 के साथ 9 आपत्तियां जारी। इस यूनिट में हाई वैल्यू और स्ट्रैटेजिक प्रोडक्ट लिनियराइड का प्रोडक्शन। छह दिनों की लगातार तेजी के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई से फिसला मारुति, करीब 3% की गिरावट के साथ निफ्टी का टॉप लूजर। टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल और एमएनएम भी करीब 2 से 3% नीचे। लॉक इन पीरियड खत्म होने से मीशो में भारी बिकवाली, शेयर पर 5% का लोअर सर्किट आज 2%। एंकर इन्वेस्टर्स का लॉक इन हुआ खत्म, रिकॉर्ड स्तरों से 32% गिराई है शेयर। और बजट की तारीखों पर जल्द हो सकता है फैसला। बजट सत्र को लेकर कैबिनेट की अहम बैठक हुई खत्म। निफ्टी में हमने देखा करीब 130 अंकों की कमजोरी, 60,000 के पास बंद होता है, लेकिन 60,000 के लेवल को टच बेस नहीं कर पाया। वहां से नीचे 60,000 के नीचे क्लोजिंग बैंक निफ्टी में नजर आई। ब्रॉडर मार्केट्स में भी इसी तरह के संकेत। अब 85,000 से नीचे 84,941 के इर्द-गिर्द सेंसेक्स में हमने क्लोजिंग देखी है। भारतीय बाजार में सेक्टर वाइज, स्टॉक वाइज अगर बाजार की चाल को समझने की कोशिश करें, ज्वेलरी काउंटर्स में काफी अच्छा एक्शन देखने को मिला। क्वार्टरली अपडेट्स टाइटन के आए, काफी अच्छे अपडेट रहे, जिसके चलते रिकॉर्ड हाई पर ये स्टॉक में हमने कामकाज देखा। इसके अलावा कल्याण ज्वेलर्स और साथ ही सेंको गोल्ड जैसे स्टॉक्स भी थे। क्वार्टरली अपडेट्स के दम पर काफी अच्छा एक्शन, मजबूती, बिजनेस डेवलपमेंट प्लान्स भी काफी अच्छे। इस बीच आईटी सेक्टर लगातार अप मूव्स हम देख रहे हैं। छोटी मझौली आईटी कंपनियां, लार्जर आईटी प्लेस में भी अच्छा खासा एक्शन। हालांकि जो न्यूज फ्लोज आ रहे हैं इन दिनों वो क्वार्टरली अपडेट्स के चलते आ रहे हैं, जैसे कि आईटीसी, टाटा टेक्नोलॉजीज, जहां पर हमने देखा टाटा टेक्नोलॉजीज में जेपी मॉर्गन की किराए आती हुई दिखी और इसी के ठीक बाद स्टॉक में मूवमेंट थी। मॉर्गन स्टैनली ने ही इंडियन होटल्स पर रेटिंग ओवरवेट से घटाकर इक्वल वेट की, जिसके चलते ये स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड नजर आया। तो ये थी तस्वीर पूरी लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, लेकिन यहां से आगे आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा होगा, आपके लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इंडेक्स पर किस तरह का नजरिया आप बनाएंगे, स्टॉक वाइज मौके कहां पर है, सब कुछ आपको बताएंगे और आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होगी। सवाल पूछने का तरीका आप सब जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए आपके टीवी स्क्रीन पर सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे और साथ ही कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगातार फ्लैश होते रहेंगे। हमें संपर्क कीजिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्नेहा पोद्दार हैं और यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्नेहा, शुरुआत आपसे करेंगे। बताएं, भारतीय बाजार पर जिस तरह के सेंटिमेंट्स लगातार 2 से 3 दिनों में नजर आ रहे हैं, वॉलेटिलिटी तो है, यहां से आगे कल का ट्रेडिंग सेशन कैसे देख रही हैं आप?
गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो वॉलेटिलिटी डेफिनेटली है मार्केट में, बट वो वॉलेटिलिटी क्यों है वो भी समझते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सर्विसेज पीएमआई डेटा जो आई है वो 11 मंथ लो पे है, प्लस एफआईएस की कंटिन्यूअस सेलिंग चालू है, एंड जो यूएस ट्रेड डील को लेके उसको भी काफी अनसर्टेनिटी मार्केट्स में है, सो एक काइंड ऑफ नर्वसनेस है। प्लस बिकॉज बजट 1 फेब को अनाउंस होने वाले, तो उससे रिलेटेड जो भी न्यूज फ्लोज रहते हैं उनसे मार्केट में एक अच्छी खासी आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। हर दिन आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर रोटेशंस देखने को मिलते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी थ्रू आउट द मंथ कंटिन्यू रहेगी। इनफैक्ट जैसे जैसे हम बजट को और अप्रोच करते जाएंगे, वॉलेटिलिटी इनफैक्ट काफी इंक्रीज हो सकती है। तो इसे बहुत सावधानी से नेविगेट करना पड़ेगा। कोई भी स्पेशली जो ट्रेडर्स है वो पोजीशंस को बहुत क्लोजली मॉनिटर करके एंड बहुत लंबा नहीं होल्ड करे, बिकॉज बहुत लंबे समय तक कोई भी थीम को पकड़ के मार्केट नहीं रख रहा है। बहुत क्विकली यहाँ पे थीम्स चेंज हो रही है। बट इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर्स है, मैं उनको ये गाइड करूंगी कि वॉलेटिलिटी आपको बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी देती है नीचे के स्तरों में अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को ऐड करने के लिए। तो इस वॉलेटिलिटी का डेफिनेटली एक भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बट कल के अगर आप एंगल से देखेंगे तो शायद ये जो कंसोलिडेशन हम जो विटनेस कर रहे हैं ये कंटिन्यू रहेगा, एंड सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखने को मिलेगा, बिकॉज एक नेक्स्ट वीक से जो अर्निंग सीजन भी स्टार्ट होने वाली है, तो उसको लेके भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉशियसनेस है। तो बिजनेस अपडेट्स पे लोगों के फोकस थोड़े ज्यादा है। एब्सोल्युटली। तो चलिए, अर्निंग सीजन से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक जरूर रखना है, क्योंकि अर्निंग सीजन से ही पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी भी हम देख रहे हैं। और हाँ, साथ साथ क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला भी चल पड़ा है। लक्ष्मीकांत जी, आप बताएं, आपकी तरफ से बाजार की चाल कैसी नजर आ रही है? गुड आफ्टरनून मानसी जी। सो 2 दिनों की गिरावट के बाद हालांकि आज के सत्र में हमें और फर्दर वीकनेस देखने को मिली थी, बट लास्ट आवर ट्रेडिंग सेशंस में जिस तरीके से बाइंग देखने को मिली है और निफ्टी ने जिस तरीके से 20 डीएमए लेवल का सपोर्ट लिया है, जो कि अभी फिलहाल 26,030-50 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन बना है, जो कि संकेत देता है कि आने वाले समय में एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है। हालांकि कल के सेशन में हमें देखना होगा, अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर टिकती है तो मुझे लगता है कि ये जो बाइंग मोमेंटम है वो फर्दर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। वहां से फिर से हमें 26,300 340 तक के अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। वहीं लोअर लेवल्स पे जब तक 26,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहता है, जहां पे 20 डे एसएमए भी लेवल्स है, तो मुझे लगता है कि हमें फर्दर कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से कल 26,200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर उसके ऊपर सस्टेन होता है तो वहां से हमें 100 to 150 पॉइंट तक की रेंज देखने को मिल सकती है। वहीं पे बैंक निफ्टी ने भी अपने की सपोर्ट लेवल्स को रिटेस्ट किया है, जो कि 59,700 के आसपास है। और हालांकि क्लोजिंग जो है वो 60,000 लेवल के नीचे हुई है, बट मुझे लगता है कि जब तक 59,700 के लेवल इंटेक्ट होते हैं तो यहाँ पर भी एक रिबाउंड आने की एक्सपेक्टेशन है। मुझे लगता है कि यहाँ से 60,300 से लेकर 60,500 के लेवल्स कल के सेशंस में देखने को मिल सकते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इंडेक्स पर नजरिया हमने जाना और यहां से आगे इंडेक्स की तस्वीर कैसी नजर आ सकती है ये भी संभावना हमने समझी। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। और पहला सवाल हमारे व्यूवर का देख लेते हैं। मेहताब आलम लिखते हैं, रिलायंस पर उन्हें 1 साल का नजरिया चाहिए। उन्होंने खरीदे हैं 50 शेयर्स 1,365 के स्तर पर। यहां पर लॉन्ग टर्म प्ले रिलायंस के स्टॉक प्राइस में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, ये सवाल है। स्नेहा, रिलायंस वैसे स्टॉक में हमने काफी वॉलेटिलिटी भी देखी है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें, हमने देखा स्टॉक में ड्यूरिंग द एंटायर सेशन काफी उथल पुथल थी, बिकवाली का दबाव ही रहा। 1,505 के इर्द गिर्द ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। इनकी खरीद 1365 की है, 7,000 तक का तो मुनाफा देख रहे हैं। क्या राय होगी?
मेरी राय रिलायंस को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखे। काफी सारे ट्रिगर्स है ये साल। रिलायंस जियो की आईपीओ आने की संभावना है। इनफैक्ट कंपनी डीआरएच भी सून लॉन्च करने वाली है। प्लस जो इनकी रिटेल सेगमेंट है वहां पे भी रिकवरी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। तो ये लास्ट ईयर काफी टेपिड थी ग्रोथ सेगमेंट में, जो कि ये साल अच्छी करनी चाहिए। प्लस ओवरऑल जो इनकी जो ऑयल बाइंग इनकी रही है वो काफी नीचे के स्तरों में रही है, तो इनकी रिफाइनिंग बिजनेस भी काफी अच्छी करनी चाहिए। तो तीनों ही सेगमेंट में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। और जो इनकी न्यू सेगमेंट है, जो न्यू एनर्जी की तरफ जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहां पे भी धीरे धीरे कुछ सालों में नतीजे आपको दिखाई देने लगेंगे। और जैसे जैसे कंपनी इसमें क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, इनफैक्ट जो हम जैसे जो एनालिस्ट है इन्हें अपने ना टारगेट प्राइस में वैल्यू देना शुरू करेंगे। तो काफी पोटेंशियल है कंपनी में, एंड डेफिनेटली ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसे होल्ड करके रखना चाहिए। ठीक है, पोजीशन को बरकरार रखें। ये राय फिलहाल रिलायंस पर आपको मिलती हुई दिख रही है। वैसे भी काफी बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाता है, लार्जर प्लेयर है, और इस स्टॉक में तेजी या मंदी काफी हद तक मार्केट को, बेंचमार्क इंडेक्स को इम्पैक्ट कर जाती है। एक और सवाल देख लेते हैं। मधु सिंघल जी हमसे पूछ रहे हैं सवाल। लक्ष्मीकांत जी, 3 स्टॉक्स हैं जिस पर इन्हें राय चाहिए। पहला आरती फार्मा, दूसरा अशोका बिल्डकॉन और तीसरा बलरामपुर चीनी। अब मैं इनके एंट्री लेवल्स भी आपको क्विकली बता देती हूँ। आरती फार्मा में इन्होंने 70 शेयर्स खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल 762 के बता रही हैं। ये 749, 750 के लेवल्स पर लास्ट क्लोज हमने देखा है। हल्का फुल्का मुनाफा यहां पर 1.5% की तेजी पर क्लोजिंग हुई थी, लेकिन इनकी खरीद से तो नीचे जाता हुआ है। 1000 का नुकसान है इनफैक्ट। वहीं अशोका बिल्डकॉन 115 शेयर्स खरीदे हैं 221 के लेवल पर। 169 के लेवल्स के आसपास हमने देखा ये स्टॉक की क्लोजिंग। 2% की तेजी वहां पर भी है, लेकिन इनकी खरीद के स्तर ऊंचे हैं तो नुकसान झेल रहे हैं। और बलरामपुर चीनी में फायदा है। बलरामपुर चीनी के इन्होंने 262 शेयर्स 623 के दाम पर खरीदे हैं। 437 के लेवल पर स्टॉक में हम देख रहे हैं लास्ट क्लोजिंग। काफी अच्छा मुनाफा देख रही हैं बलरामपुर चीनी में। तीनों शेयर्स पर राय क्या होगी? देखिए, सबसे पहला जो इनका शेयर था उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि था हाँ, अशोका बिल्डकॉन। सो यहाँ पर जिस तरीके से मूव देखने को मिले हैं वो लोअर साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं। हालांकि आज के सेशंस में एक हल्की सी तेजी देखने को मिली है, बट ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफी बेरिश दिखाई दे रहा है। डेली के चार्ट्स पर 180 190 के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं, तो जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता हुआ नहीं दिखाई देता है तब तक इसमें करेक्शन का माहौल बना रहेगा। और अगर इसके ने अपने प्रीवियस स्विंग लेवल के नीचे की क्लोजिंग दे देता है, जो कि 159 के आसपास दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि वहां से हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 159 के साथ एक बार ये स्टॉक को होल्ड करके देख ले। अगर 159 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो वहां से फिर एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। वहीं पर अगर बात की जाए आरती फार्मा की, सो आरती फार्मा में भी जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश ही है। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 785 790 के लेवल के आसपास दिखाई दे रहा है। हालांकि 2 सेशंस में एक हल्का सा पुल बैक मूव देखने को मिला है, बट अभी भी मल्टीपल हर्डल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, जो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 720 का। तो एक बार अगर 720 के लेवल्स को होल्ड करता है तो वहां से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड हमें 785 तक, 785 से लेकर 800 लेवल तक देखने को मिल रहा है। तो वहां पर अगर एग्जिट करेंगे तो आरती फार्मा में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इनका जो थर्ड स्टॉक है वो है बलरामपुर चीनी। तो यहाँ पर भी हमें जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही साइड का दिख रहा है। हालांकि एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है जब स्टॉक ने अपने लोअर लेवल को रिटेस्ट किया था अराउंड दी जोन ऑफ 420 425 के आसपास, और अभी तक जो बेस है वो भी इसने बना के रखा है। बट अगर इसकी क्लोजिंग फिर से 420 के नीचे होती है तो मुझे लगता है कि वहां से करेक्शन बढ़ सकता है। तो अगर 420 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो यहां से भी इनको एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो चलिए ये राय तीनों शेयर्स पर मधु जी आपको दी गई है। एक और सवाल अशोक सिंह का है, मुंबई से लिखते हैं। गोडफ्रे फिलिप्स पर उन्होंने 15 शेयर्स खरीदे हैं
3095 अपने एंट्री लेवल है। 1 साल का नजरिया है, आपका ओपिनियन, आपका नजरिया, आपकी राय जानना चाहती है। स्नेहा, आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। गोडफ्रे फिलिप्स, एक तो इनकी खरीदारी के स्तर काफी ऊंचे हैं, 3000 के पार खरीदारी की इन्होंने। 2160 के स्तर पर हमने देखा गोडफ्रे फिलिप्स में लास्ट क्लोज देखने को मिला। इनफैक्ट अगर एनालिस्ट की माने तो आईटीसी, गोडफ्रे फिलिप्स जैसे स्टॉक्स के लिए ये परफेक्ट लेवल है टू बाय। आप क्या कहेंगी स्नेहा? डेफिनेटली मैं इस लेवल पे उन्हें एग्जिट की तो सलाह नहीं दूंगी, बिकॉज जो गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो कुछ सालों बाद इसमें सिगरेट सेगमेंट में आई है, जो कि पॉसिबल है हर कुछ 4-5 साल में एक बार टैक्स हाइक होते भी हैं। इस बार थोड़े सब्सटैंशियल टैक्स हाइक हुए, जिनके कारण इन्हें सब्सटैंशियल प्राइस हाइक लेना पड़ेगा, जो कि ग्रेजुअली कंपनीज पास ऑन भी करेंगी। बट कितना वो पास ऑन कर पाती है, बिकॉज इन ऑलमोस्ट 25-30% हाइक्स लेना पड़ेगा, तो कितना पास ऑन कर पाते हैं और किस पेस में पास ऑन करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नियर टर्म में डेफिनेटली स्टॉक प्रेशर में जरूर रहेगा, पर ग्रेजुअली जब ये फुल पास ऑन कर देंगे तो स्टॉक बाउंस कर जाएगा। तो मेरी सलाह यही है कि ये लेवल्स में लॉस बुक करके फायदा नहीं है, कंपनी इवेंचुअली बाउंस करेगी, बट थोड़ा सा 6 मंथ्स कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज जब ये प्राइस पास ऑन करते भी है तो उसका इम्पैक्ट नंबर्स पे थोड़े लैग के साथ रिफ्लेक्ट होता है। तो इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ द ईयर इनके नंबर्स में भी वापस से सुधार देखने को मिलेगा। तो थोड़ा पेशेंटली होल्ड करिए। ये लेवल्स पे अगर एवरेज आउट करना है तो आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं, ताकि आपकी बाइंग थोड़ी सी लो लेवल्स की हो जाए। ओके, तो चलिए ये टेक गोडफ्रे फिलिप्स पर फिलहाल हमें मिलता हुआ, लेकिन अब सवाल जवाब के सिलसिले को यही रोकेंगे और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक का। लक्ष्मीकांत जी बताएं, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे आज के? जी, 2 रिकमेंडेशन रहेंगे, वो भी बाय साइड के लिए। सबसे पहला है बीएल। सो चार्ट काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। इनफैक्ट 2 दिनों पहले यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड, एक ब्रेक थ्रू भी देखने को मिला था बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के वजह से, और पिछले 2 दिन से अभी भी जो प्राइजेस है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहे हैं। तो फर्दर ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 440 का, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 403 का। दूसरा जो स्टॉक है वो आईटी स्पेस से है, जो कि है टीसीएस। सर, टीसीएस में हमें एक लोअर लेवल से रिबाउंड देखने को मिला है। डेली के चार्ट्स पर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, और आज ही के सत्र में इसने अपने 220 डीएमए लेवल को भी रिक्लेम किया है। सो ओवरऑल सेंटिमेंट स्लाइटली बुलिश टिल्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें 3390 का लक्ष्य मिल सकता है, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 3250 का। लिए ये राय वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर ये स्टॉक्स लक्ष्मीकांत जी की तरफ। स्नेहा, आप बताएं, आपकी तरफ से वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? मेरी तरफ से वीआईपी शेयर में सबसे पहली पिक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो बैंक ने बहुत ही अच्छे बिजनेस अपडेट्स दिए फॉर दी Q3 क्वार्टर। बहुत ही रोबस्ट नंबर्स, दोनों ही डिपॉजिट और लोन ग्रोथ एंड पे अच्छे नंबर्स आए हैं। प्लस अगर रीसेंट न्यूज फ्लोज आप देखें तो बैंक को आरबीआई की जो अप्रूवल मिली थी फॉर माइग्रेटिंग फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक टू यूनिवर्सल बैंक, एंड जो इनकी एफडीआई लिमिट भी जो रिसेंटली बढ़ा दी गई थी, तो ये सब न्यूज फ्लोज काफी पॉजिटिव ट्रिगर्स है बैंक के लिए। प्लस बैंक स्मॉल मिड साइज बैंक्स में वन ऑफ द बेस्ट प्लेस्ड बैंक्स है। ओवरऑल इनके नंबर्स बहुत ही रोबस्ट है, एंड ये सब डेवलपमेंट से डेफिनेटली इनकी आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव होगी और आरओएस और इम्प्रूव होंगे। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को रडार पे रख सकते हैं विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1150। मेरी दूसरी पिक है बायोकॉन। सो बायोकॉन ने आज ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, जो कि
काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। प्लस कंपनी की काफी एक लंबे कंसोलिडेशन जो हमने स्टॉक में देखा है, उसके बाद काफी अच्छे स्वीट स्पॉट पे है बायोकॉन, और कभी भी ये यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है तो पोटेंशियल काफी हाई है, बिकॉज कंपनी के पास काफी रिसेंट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं एंड काफी स्ट्रॉन्ग इनकी पाइपलाइन है, और जो इनकी बायोलॉजिक सेगमेंट है वहां पे ये बहुत ग्रेजुअली एंड क्विकली मार्केट शेयर गेन भी कर रही है। तो ट्रिगर्स काफी है, एंड सिंजीन से इन्हें एक अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले भी मिल रहा है। सो ओवरऑल बायोकॉन को आप रडार पे रखिए फ्रॉम बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 460। बिल्कुल स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए। लक्ष्मीकांत जी, आपका भी शुक्रिया। इसी के साथ कल की तैयारी को हम यहीं समेटने जाएंगे, लेकिन 18 स्वदेश पर